हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने नागोर्नो काराबाख क्षेत्र पर जीत घोषित की है। उनके मुताबिक इस क्षेत्र पर अजरबैजान का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो चुका है। इस क्षेत्र में रह रहे आर्मेनियाई लोगों के अधिकार सुरक्षित रखने की बात भी कही गई है, लेकिन लंबे वक्त तक चले इस संघर्ष ने आर्मेनियाई लोगों के मन में डर बैठा दिया है। इस क्षेत्र में बसे आर्मेनियाई लोगों ने आर्मेनिया की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया है। आर्मेनिया सरकार के मुताबिक तकरीबन 1050 लोग आर्मेनिया पहुंच चुके हैं। ये आर्मेनियाई लाचिन कॉरिडोर के जरिए आर्मेनिया रवाना हो रहे हैं। लाचिन कॉरिडोर एक पहाड़ी सड़क है जो नागोर्नो काराबाख को आर्मेनिया से जोड़ती है। इस क्षेत्र में बसे तकरीबन 1,20,000 आर्मेनियाई लोग अजरबैजान के नियंत्रण में नहीं रहना चाहते। उन्हें नृजातीय संहार और उत्पीड़न का डर है। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से इस्तीफे की मांग की गई है। लोगों का मानना है कि वे नागोर्नो काराबाख को बचाने में असफल रहे हैं। गौरतलब है कि अजरबैजान और आर्मेनिया दक्षिणी कॉकेशस क्षेत्र में स्थित हैं, जो कि पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया का क्षेत्र है। ये दोनों देश सोवियत संघ का हिस्सा थे। सोवियत संघ के समय ही आर्मेनियाई बहुसंख्यक आबादी वाले नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को अजरबैजान का हिस्सा बना दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागोर्नो काराबाख पर अजरबैजान को ही मान्यता हासिल है। साल 1988 में इस क्षेत्र में बसे आर्मेनियाई लोगों ने आर्मेनिया शासन की मांग शुरू कर दी। इस क्षेत्र को रिपब्लिक ऑफ आर्ट्सक घोषित किया गया है। इसके बाद से ही इस क्षेत्र में नस्लीय हिंसा का एक दौर शुरू हुआ, जो कि सोवियत संघ के विघटन के बाद अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध में बदल गया। 1994 में रूस की मध्यस्थता के बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम हुआ। हालांकि नागोर्नो काराबाख अजरबैजान का ही हिस्सा बना रहा। साल 2020 में भी दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र को लेकर जंग छिड़ी। तब अजरबैजान को तुर्की का समर्थन हासिल था। तब 44 दिन तक चले इस जंग में रूस की मध्यस्थता के बाद पीस डील हुई थी। हालिया जंग के बाद अजरबैजान ने इस क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण घोषित कर दिया। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2023 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक प्रश्न पर गौर करते हैं। प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रायः समाचारों में उल्लिखित होने वाले क्षेत्र समाचारों में होने का कारण दोनों दो तरफ लिखे हुए थे। उत्तरी कीवू और इटूरी, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध, नागोर्नो काराबाख, मोजाम्बिक में उपप्लव, खेरसौन और जपोरेजिया, इजराइल और लेबनान के बीच विवाद। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बन गया है। गौरतलब है कि राज्य में देश के सबसे ज्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक ये संख्या 785 है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैला हुआ है। इस टाइगर रिजर्व का कोर एरिया 1414 स्क्वायर किलोमीटर और बफर एरिया 925.120 स्क्वायर किलोमीटर है। इस टाइगर रिजर्व को सागर के नौरादेही और दमोह के रानी दुर्गावती अभयारण्य को मिलाकर बनाया गया है। क्षेत्रफल के लिहाज से देखें तो यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व पहले से हैं। इनमें कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना और संजय डुबरी टाइगर रिजर्व शामिल हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत मध्य प्रदेश को एक नया टाइगर रिजर्व बनाना था। इसी के चलते नया टाइगर रिजर्व गठित किया गया है। नए टाइगर रिजर्व के गठन के साथ ही मध्य प्रदेश देश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व वाला राज्य बन गया है। अभी तक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 6 टाइगर रिजर्व थे। आगे बढ़े उससे पहले जरूरी सूचना, स्टडी IQ-IAS हिंदी की टीम ने 2024 के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच शुरू किया है। नए बैच की शुरुआत 22 सितंबर 2023 से हुई है। बैच हिंदी के अलावा इंग्लिश और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया गया है। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का यूज करना होगा। इससे यह कोर्स आपको केवल 29,999 रुपये में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति का शुभारंभ किया। 2 दिन चलने वाले इस सम्मेलन में 75 से ज्यादा ड्रोन स्टार्टअप और कंपनीज हिस्सा लेंगी।
ये सम्मेलन भारत के 2030 तक वैश्विक ड्रोन हब बनने की राह में अहम है। इस मौके पर पहले C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना में आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया। C-295 को भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन 11 में शामिल किया गया है। स्क्वाड्रन 11 भारतीय वायुसेना की सबसे पुराने स्क्वाड्रन में से एक है। ये वर्तमान में वडोदरा एयरफोर्स स्टेशन में बेस्ड है। गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना एवरो 748 प्लेन्स को C-295 से रिप्लेस कर रही है। C-295 एक सुपीरियर क्वालिटी का एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये उन इलाकों में लॉजिस्टिक्स पहुंचाने में सक्षम है जो वर्तमान में अन्य एयरक्राफ्ट के लिए संभव नहीं है। आपको बता दें कि C-295 को सबसे पहले एक स्पेनिश एयरक्राफ्ट कंपनी ने बनाया था। ये कंपनी बाद में एयरबस का हिस्सा बन गई। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग एयरबस के स्पेन वाले प्लांट में की जाती है। सितंबर 2021 में भारत और एयरबस के बीच 56 C-295 की खरीद का समझौता हुआ था। इनमें से 16 एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लाई अवे कंडीशन में 2025 तक डिलीवर किए जाएंगे। इनमें से पहला हाल ही में डिलीवर कर दिया गया है। बचे हुए 40 का विनिर्माण टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। यह विनिर्माण दोनों कंपनियों के बीच एक इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप के तहत होगा। यह ऐसा पहला प्रोजेक्ट होगा जिसमें भारत में किसी मिलिट्री एयरक्राफ्ट का निर्माण निजी कंपनी के द्वारा किया जाएगा। एयरबस एक यूरोपियन मल्टीनेशनल एरोस्पेस कंपनी है। हाल ही में संसदीय समिति ने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन हायर एजुकेशन नाम से एक रिपोर्ट संसद में पेश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान MEME यानी मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट को भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू करने में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना होगा। समिति ने केंद्र सरकार को इन प्रावधानों पर संबंधित सभी स्टेक होल्डर्स से बातचीत करने की सलाह दी है। रिपोर्ट के मुताबिक MEME एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है जिसे पश्चिमी देशों के शिक्षण संस्थानों ने सफलता से लागू भी किया है। फिर भी भारत में इसे लागू करने में चुनौतियां हैं। इनमें एक बड़ी चुनौती है जनसंख्या। देश में हर साल उच्च शिक्षा में बड़ी संख्या में विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं। MEME के प्रावधान को लागू करने पर यह अनुमान लगाना मुश्किल होगा कि कितने स्टूडेंट्स एग्जिट लेंगे और कितने बीच सेशन में एंट्री लेंगे। ऐसे में प्यूपिल टीचर रेशियो भी डिस्टर्ब होगा। गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों को जीवन की आकांक्षाओं को पूरा करने के मकसद से फ्लेक्सिबिलिटी के लिहाज से MEME का प्रावधान करता है। मतलब ये कि कोर्स में एडमिशन लेने के बाद यदि कोई विद्यार्थी कोई और कोर्स या हॉबी ट्राई करना चाहता है तो एनरोल करने के बाद ऐसा किया गया कोर्स वेस्ट नहीं होगा। शिक्षा नीति के मुताबिक विद्यार्थी इसे ग्रेजुएट, मास्टर्स और डॉक्टरल लेवल पर ऑप्ट कर सकते हैं। विद्यार्थियों पर 1 साल की पढ़ाई पूरी करने पर सर्टिफिकेट, 2 साल पर डिप्लोमा और 3 साल पर डिग्री दी जाएगी। इन क्रेडिट को स्टोर करने के मकसद से ABC यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का भी प्रावधान किया गया है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से मतलब एक डिजिटल स्टोर हाउस से है जिसमें एकेडमिक्स के मार्क्स और क्रेडिट को स्टोर किया जा सकता है। इसमें विद्यार्थी का अपना डिजिटल अकाउंट होगा। आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। उपर्युक्त में से कितने संरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश में हैं? केवल 1 और 2, 1, 2 और 3, केवल 3 या फिर सभी चारों? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाचिन कॉरिडोर भारत और आसियान के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के मकसद से तैयार किया गया है। C-295 एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, इनमें से कोई नहीं। आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन में क्या सवाल पूछे गए थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला था, कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला शब्द एशियन प्रीमियम निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है? रेयर अर्थ मटेरियल, क्रूड ऑयल, भारत और चीन के प्रमुखों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द या फिर लिथियम? सही जवाब है इसका विकल्प बी। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों में से कौन से राइनो के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क, ओजुंग कुलोन नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। सही जवाब है इसका विकल्प डी यानी सभी तीनों सही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तरी क्षत्रिय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक पंजाब के अमृतसर में आयोजित की गई।
उत्तरी क्षत्रिय परिषद में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, संघ शासित प्रदेशों में दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ शामिल हैं। बैठक में भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उड़ान योजना और क्षत्रिय स्तर के साझा मुद्दों पर बातचीत की गई। क्षत्रिय परिषदें सांविधिक संस्थाएं होती हैं। इनका गठन स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत किया गया है। इस एक्ट ने पूरे देश को 5 जोन्स में बांटा है। इसके तहत पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी काउंसिल बनाई गई हैं। इन काउंसिल्स के गठन में देश का प्राकृतिक विभाजन, नदी और संचार व्यवस्था, सांस्कृतिक और भाषाई समानता जैसे कारकों का ध्यान रखा गया है। इनमें केंद्रीय सरकार के गृह मंत्री, क्षत्रिय परिषद में शामिल सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, हर जोन में शामिल राज्यों से 2 अन्य मंत्री और जोन में शामिल संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं। इनके अलावा कुछ अन्य सदस्य भी जोनल काउंसिल में शामिल हो सकते हैं, हालांकि इनके पास वोटिंग का राइट नहीं होता। इनमें नीति आयोग द्वारा मनोनीत सदस्य, संबंधित राज्य सरकारों के मुख्य सचिव, संबंधित राज्य सरकारों के डेवलपमेंट कमिश्नर शामिल हैं। क्षत्रिय परिषदों का मकसद राज्यों के बीच सहयोग और कोऑर्डिनेशन को बनाना होता है। दक्षिण चीन सागर में विवाद के बादल गहराते दिख रहे हैं। दरअसल फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर के विवादित क्षेत्र में चीन द्वारा लगाए गए फ्लोटिंग बैरियर को हटा दिया है। फिलीपींस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने के लिए जरूरी कार्रवाई बताया है। फिलीपींस के मुताबिक ये बैरियर नेविगेशन के लिए भी खतरा था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होता है। साथ ही बाजो द मासनलोक में फिलीपींस के मछुआरों की आजीविका के लिए भी कठिनाई उत्पन्न करता था। बाजो द मासनलोक को स्कारबरो शोल के नाम से भी जाना जाता है। स्कारबरो शोल को फिलीपींस अपने राष्ट्रीय क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा मानता है। स्कारबरो शोल फिलीपींस के EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के 200 नॉटिकल मील के भीतर है। इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ की परिभाषा के मुताबिक फिलीपींस का दावा ठीक भी है। हालांकि चीन इस क्षेत्र को अपना बताता है। साथ ही चीन ने स्कारबरो शोल को वांगयान आइलैंड नाम दिया है। स्कारबरो शोल को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद साल 2012 से जारी है। फिलीपींस के हालिया एक्ट के बाद चीन ने उसे प्रोवोक न करने की सलाह दी है। वहीं फिलीपींस ने अपने निर्णय को देश की संप्रभुता और मछुआरों की आजीविका की रक्षा के लिए लिया गया बताया है। गौरतलब है कि दक्षिण चीन सागर पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक मार्जिनल सी है। ये सागर आर्थिक और भू रणनीति के लिहाज से बेहद अहम है। चीन दक्षिण चीन सागर के तकरीबन 90% हिस्से पर अपनी दावेदारी करता है। चीन का ये दावा वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के साथ ओवरलैप करता है। चलिए आगे बढ़ें, उससे पहले जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम 2024 के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। नए बैच की शुरुआत 22 सितंबर 2023 से हो चुकी है। इसमें एडमिशन लेने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। ये बैच हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया गया है। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का यूज करना होगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपये में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। वाइल्ड फायर, ऐतिहासिक बाढ़ और गंभीर श्रेणी के हरिकेन्स 2023 में प्राकृतिक आपदाओं ने दुनिया के सामने कई चुनौतियां पेश की हैं। इन चुनौतियों से निपटने में जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस यानी भूस्थानिक बुद्धिमत्ता ने अहम भूमिका निभाई है। इन आपदाओं के वक्त सरकारों और संस्थाओं ने जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस से लोगों की मदद की है। जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा तरीका है जिसमें कई प्रौद्योगिकियों के जरिए मिले डेटा का कलेक्शन और इंटीग्रेशन किया जाता है। ये डेटा सैटेलाइट्स, मोबाइल सेंसर्स, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस के जरिए हासिल होते हैं। इस डेटा के जरिए रियल टाइम मैप बनाया जाता है, जिससे ये पता चल पाता है कि कब, कहां और किस हद तक खतरा उभरने की संभावना है। इन सूचनाओं के जरिए सरकारों और संस्थाओं को निर्णय लेने में मदद मिलती है। इसे उदाहरण से समझिए। नेशनल हरिकेन सेंटर ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन, लोकेशन और ट्रेजेक्ट्री को मॉनिटर करता है, जिससे ये हरिकेन की टाइमिंग और स्ट्रेंथ से जुड़ी सूचनाएं मुहैया करा पाता है। इन सूचनाओं का उपयोग करके सरकारें संसाधनों के वितरण और इवैक्यूएशन जैसे आदेश जारी कर पाती हैं। जियो स्पेशियल तकनीक अध्ययन का एक उभरता हुआ क्षेत्र है। इसमें 3 प्रमुख विषय जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS, रिमोट सेंसिंग और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS इसमें शामिल हैं। गौरतलब है कि भारत सरकार ने नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी 2022 जारी किया है। इसका मकसद इंफॉर्मेशन इकोनॉमी को मदद करने के लिए लोकेशन सेंट्रिक इंडस्ट्री को मजबूत बनाना है।
26 सितंबर 2023 को CSIR का स्थापना दिवस मनाया गया। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की संस्था है। इसका गठन एक स्वायत्त संस्था के तौर पर साल 1942 में किया गया था। शिकागो इंस्टीट्यूशंस रैंकिंग वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 के मुताबिक CSIR दुनिया भर के 1587 सरकारी संस्थानों में 37वें स्थान पर है। टॉप 100 वैश्विक सरकारी संस्थानों में शामिल एकमात्र भारतीय संगठन यह है। शिकागो इंस्टीट्यूशंस दुनिया के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस पर रिपोर्ट जारी करने के लिए मशहूर है। देश के प्रधानमंत्री CSIR के अध्यक्ष होते हैं। डॉक्टर नल्लाथम्बी कलसेल्वी CSIR के डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। वे इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। उनकी नियुक्ति साल 2022 में ही की गई है। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर CSIR के फाउंडर डायरेक्टर थे। उन्होंने देश के विज्ञान एवं तकनीक की अवसंरचना निर्माण और नीतियों के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कभी कभी समाचारों में उल्लिखित स्कारबरो शोल विवाद को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? दक्षिण चीन सागर के आसपास निर्मित कृत्रिम द्वीप, चीन और फिलीपींस के बीच दक्षिण चीन सागर में विवाद, चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में विवाद, हिंद महासागर में स्थापित अमेरिकी सैन्य अड्डा। अगला प्रश्न है, CSIR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी अध्यक्षता भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री के द्वारा की जाती है। डॉक्टर नल्लाथम्बी कलसेल्वी इस CSIR के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन में हमने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। उपर्युक्त में से कितने संरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित हैं? केवल एक और दो, एक, दो और तीन, केवल तीन या फिर सभी चारों? सही जवाब है इसका विकल्प बी, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाचिन कॉरिडोर भारत और आसियान के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के मकसद से तैयार किया गया है। C295 एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प ए, यानी केवल एक ही कथन सही है। लाचिन कॉरिडोर आर्मेनिया को नागोर्नो काराबाख से जोड़ता है। भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है। 5वीं वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस 25 से 28 सितंबर के बीच बेंगलुरु में आयोजित की जा रही है। यह आयोजन इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, कर्नाटक सरकार और कॉफी उद्योग के सहयोग से किया जा रहा है। यह पहला मौका है जब एशिया के किसी देश में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस इवेंट में एक डोम शेप का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां पर कॉफी म्यूजियम और भारत के पश्चिमी घाट में होने वाले कॉफी प्लांटेशन को दिखाया गया है। इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन कॉफी आयात और निर्यात करने वाले देशों का एक प्रमुख अंतर सरकारी संगठन है। इसके सदस्य देश दुनिया के कॉफी उत्पादन में 98% की और खपत में 67% की हिस्सेदारी रखते हैं। भारत इसके निर्यातक सदस्य देशों में शामिल है। इसका गठन कॉफी के आर्थिक महत्व को समझते हुए UN के तहत किया गया था। इसका मुख्यालय लंदन में है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत एक सांविधिक संस्था है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। भारत में परंपरागत तौर पर कॉफी का उत्पादन पश्चिमी घाट के राज्यों जैसे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में किया जाता है। हालांकि कुछ वक्त से गैर परंपरागत क्षेत्रों जैसे आंध्र प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में भी इसके उत्पादन में तेजी देखने को मिली है। भारत में कॉफी एक निर्यात आधारित उत्पाद है। भारत में उत्पादित होने वाली कॉफी का 65 से 70% तक निर्यात कर दिया जाता है। भारत में अरेबिका और रोबस्टा दो तरह की कॉफी का उत्पादन होता है। कर्नाटक की बाबा बुदानगिरी हिल्स कॉफी उत्पादन के लिए बेहद प्रसिद्ध है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2022 में UPSC की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पर गौर करिए। प्रश्न पूछा गया था, भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चाय बोर्ड एक वैधानिक निकाय है। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़ी एक नियामक संस्था है। टी बोर्ड का मुख्य कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है। बोर्ड का दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक और तीन, केवल दो और चार, केवल तीन और चार, केवल एक और चार।
सही जवाब है इसका विकल्प डी यानी केवल 1 और 4। 27 सितंबर को हर साल विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 2023 के लिए इस दिन की थीम टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट रखी गई है। इस दिन को मनाने का मकसद संस्कृतियों के बीच के अंतराल को खत्म करने में पर्यटन की अहमियत को समझना है। UNWTO यानी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पर्यटन एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अवधारणा है जिसमें लोगों का संचलन या मूवमेंट किसी निजी या व्यावसायिक मकसद से किसी स्थान या देश में होता है। वहीं पर्यटक वह व्यक्ति है जो अपने घर से कम 80 किलोमीटर दूर तक किसी निजी या व्यावसायिक या फिर किसी अन्य कारण से कम 24 घंटे के लिए यात्रा करता है। इस परिभाषा के मुताबिक पर्यटन को 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला है डोमेस्टिक टूरिज्म यानी घरेलू पर्यटन, दूसरा है इनबाउंड टूरिज्म और तीसरा प्रकार है आउटबाउंड टूरिज्म। डोमेस्टिक टूरिज्म में किसी देश के निवासी अपने ही देश के भीतर यात्रा करते हैं, जैसे दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति का मेघालय जाना। इनबाउंड टूरिज्म में किसी अन्य देश के निवासी का देश में आना, जैसे फ्रांस के व्यक्ति का भारत आना। आउटबाउंड टूरिज्म से मतलब है भारत के व्यक्ति का फ्रांस जाना। यूएन के मुताबिक पृथ्वी पर मौजूद हर 10 में से एक व्यक्ति को पर्यटन में रोजगार मिला हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र का पर्यटन परंपरागत तौर पर पिछड़े लोगों को फायदा पहुंचा सकता है, जैसे महिलाएं और स्थानिक लोग। आपको बता दें कि भारत में घरेलू पर्यटक सबसे ज्यादा तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश विजिट करते हैं। वहीं सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक महाराष्ट्र और तमिलनाडु में आते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग 54 थी। चलिए आगे बढ़ें, उससे पहले जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम 2024 के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। नए बैच की शुरुआत 22 सितंबर 2023 से हो चुकी है। इसमें एडमिशन लेने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। ये बैच हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया गया है। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का यूज करना होगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपये में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। 27 सितंबर को राजा राम मोहन राय की पुण्यतिथि मनाई जाती है। उनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड में हुई थी। उनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल में हुआ था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। वे अरबी, फारसी, लैटिन, संस्कृत और यूनानी भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्हें राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। साल 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा समेत कर्मकांड का विरोध किया था। एकेश्वरवाद का समर्थन करते हुए ब्रह्म समाज ने धर्मों की आपसी एकता का सिद्धांत दिया। इसके अलावा उन्होंने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किया। उनके प्रयासों के बदौलत 1829 में सती प्रथा निषेध कानून लाया गया। उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में एक जर्नल मिरातुल अखबार और बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी न्यूज़पेपर शुरू किया। उन्होंने अपनी पहली पुस्तक पर्शियन लैंग्वेज में तोहफत उल मुवाहिदीन यानी एकेश्वरवादियों को उपहार लिखी थी। उनके द्वारा लिखी गई अन्य किताबों में द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस प्रमुख है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक सर्वे किया है। इसके मुताबिक भारतीय WHO द्वारा निर्धारित सीमा से ज्यादा नमक का सेवन करते हैं। भारतीय औसतन प्रतिदिन 8 ग्राम नमक का सेवन करते हैं, जबकि WHO ने प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 5 ग्राम नमक की सीमा निर्धारित की है। सर्वे के मुताबिक ये सेवन ग्रामीण क्षेत्र के पुरुषों में और ओवरवेट लोगों में ज्यादा है। यह सर्वे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मॉनिटरिंग सर्वे के तहत किया गया है। सर्वे में शामिल हुए लोगों की नमक के ज्यादा सेवन से होने वाले नुकसान के प्रति जानकारी नहीं थी। आपको बता दें कि लंबे वक्त तक नमक का ज्यादा सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और किडनी की बीमारियां हो सकती हैं। सोडियम क्लोराइड को नमक के नाम से जाना जाता है। इसे WHO की एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में शामिल किया गया है। आइए जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, सुभाष चंद्र बोस या फिर लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, कॉफी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉफी बोर्ड एक सांविधिक संस्था है। यह कृषि मंत्रालय के तहत काम करता है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। उपर्युक्त में से सही कथन चुनना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं।
पहला सवाल था, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कभी कभी समाचारों में उल्लिखित स्कारबरो शोल विवाद को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? दक्षिण चीन सागर के आसपास निर्मित कृत्रिम द्वीप, चीन और फिलीपींस के बीच दक्षिण चीन सागर में विवाद, चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में विवाद, या फिर हिंद महासागर में स्थापित अमेरिकी सैन्य अड्डा? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, चीन और फिलीपींस के बीच दक्षिण चीन सागर में विवाद। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, CSIR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी अध्यक्षता भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री के द्वारा की जाती है। डॉक्टर नल्लाथम्बी कलेसेल्वी इस CSIR के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। सही जवाब है विकल्प डी, यानी दोनों ही कथन गलत हैं। इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। डॉक्टर नल्लाथम्बी कलेसेल्वी इस CSIR के डायरेक्टर जनरल के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। विपो यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 जारी किया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में दुनिया के कुल 132 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन को मापकर उन्हें रैंकिंग प्रदान की गई है। भारत को 40वीं रैंक हासिल हुई है। गौरतलब है कि साल 2022 में भी भारत को 40वीं रैंक हासिल हुई थी। बीते सालों में नवाचार सूचकांक में भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया है। साल 2015 में भारत को 81 रैंकिंग हासिल हुई थी। 8 सालों में भारत ने 40वीं रैंक तक का सफर तय किया है। भारत ने निम्न मध्यम आय वाले 37 देशों में पहला स्थान हासिल किया है। भारत ने ओवरऑल मार्केट सोफिस्टिकेशन, इंटेंजिबल असेट इंटेंसिटी और कल्चरल एंड क्रिएटिव सर्विसेज एक्सपोर्ट जैसे सूचकांकों में बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं अवसंरचना, बिजनेस सोफिस्टिकेशन और इंस्टीट्यूशंस जैसे संकेतकों में सुधार की जरूरत है। 2023 की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड पहले, स्वीडन दूसरे और USA तीसरे स्थान पर है। स्विट्जरलैंड लगातार 13वें साल दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था रही है। इसी के साथ दुनिया के टॉप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर की भी घोषणा की गई है। साल 2023 में जापान का टोक्यो योकोहामा शीर्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब है। गुजरात सरकार ने कोनोकार्पस मैंग्रोव पेड़ों के रोपण पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने प्रतिबंध की वजह पर्यावरण पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव और मानवीय स्वास्थ्य के लिए खतरा बताया है। दिखने में खूबसूरती के चलते इन पेड़ों को साबरमती रिवर फ्रंट से लेकर राजकोट के रामवन फॉरेस्ट के किनारों पर लगाया गया है। हालिया प्रतिबंध वन और गैर वन दोनों तरह के क्षेत्रों पर लगाया गया है। इससे पहले तेलंगाना सरकार भी स्थानीय जैव विविधता को पहुंच रहे नुकसान के चलते इस पर प्रतिबंध लगा चुकी है। कोनोकार्पस एक आक्रामक मैंग्रोव प्रजाति है। इसके पोलन यानी परागकण में इंसानों में श्वसन संबंधी समस्याएं आती हैं। इसकी गहरी फैलने वाली जड़ों से टेलीकम्युनिकेशन और ड्रेनेज की पाइपलाइन को नुकसान पहुंच रहा है। कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स का यह भी मानना है कि ये कार्बन स्टोर करने में अच्छे होते हैं, इसलिए वन्य जीवन के लिहाज से नुकसान पहुंच रहा है तो इन्हें वाटर लॉगिंग वाली जगहों पर उगाया जा सकता है। आपको बता दें कि मैंग्रोव छोटे पेड़ या झाड़ियां होते हैं जो समुद्र तट के किनारे उगते हैं। इनकी जड़ें सॉल्टी सेडिमेंट्स या समुद्री पानी के अंदर होती हैं। ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस यानी चरम मौसम की स्थिति में सर्वाइव कर सकते हैं। इन्हें कम ऑक्सीजन स्तर की ज़रूरत होती है, लेकिन ये निम्न तापमान पर सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए आमतौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। ये कोस्टल डिफेंस में भी बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। दरअसल इनकी व्यापक तौर पर फैली जड़ें समुद्री तूफानों और ज्वार भाटा के दौरान उखड़ती नहीं हैं। बजट 2023-24 में मिस्टी यानी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स की घोषणा की गई है। आगे बढ़ें उससे पहले जरूरी सूचना, स्टडी IQIS की हिंदी की टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच 2024 के लिए शुरू कर चुकी है। नए बैच की शुरुआत 22 सितंबर 2023 से हो चुकी है। इसमें एडमिशन लेने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। बैच हिंदी के अलावा इंग्लिश और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया गया है। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज़ करना होगा। इससे यह कोर्स आपको केवल 29,999 रुपये में हासिल होगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। 28 सितंबर 2023 को शहीद आजम भगत सिंह की 116वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस में उन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी।
वे मात्र 12 साल के थे जब उन्होंने जालियांवाला बाग नरसंहार देखा। इस हादसे ने उन्हें देश को आज़ादी दिलाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने साल 1926 में भारत नौजवान सभा का गठन किया। भगत सिंह इस सभा के महासचिव और भगवती चरण वोहरा प्रचार सचिव थे। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में युवा क्रांतिकारी विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा और सुखदेव 8 और 9 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में मिले। यहीं पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया। भगत सिंह इस संस्था का मुख्य मकसद समाजवाद को मानते थे। उनके मुताबिक देश को केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक आजादी की जरूरत है। भगत सिंह द्वारा लिखी गई किताबों में वाई आई एम एन एथिस्ट प्रसिद्ध है। UNFPA यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के सहयोग से इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी की है। रिपोर्ट में भारत में बुजुर्गों की देखभाल को लेकर चुनौतियां, अवसर और संस्थागत भूमिका पर बात की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में डेमोग्राफिक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। भारत की बड़ी आबादी उम्र दराज होने की ओर अग्रसर है। भारत में 2050 तक बुजुर्गों की आबादी 20% से ज्यादा होने की संभावना है। रिपोर्ट की माने तो भारत में 40% बुजुर्गों की स्थिति संपत्ति के मामले में खराब है। इनमें से 18.7% तो बिना किसी आय के जीवन बिता रहे हैं। गरीबी के इस स्तर के चलते उनके जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बुजुर्ग महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा गरीबी है। अधिकांश महिलाएं विधवा, अकेलेपन, संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं और पूरी तरह से परिवार के सहयोग पर जीवन जी रही हैं। UNFPA संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी एजेंसी है। इसे एक ट्रस्ट फंड के तौर पर स्थापित किया गया था। इसने अपना कामकाज 1969 में शुरू किया। इस संस्था की सबसे खास बात यह है कि यह स्वास्थ्य पर SDG 3, शिक्षा पर SDG 4 और लैंगिक समानता पर SDG 5 को हासिल करने के लिए काम करती है। इस खबर की अहमियत को समझना हो तो साल 2019 की UPSC की CAPF परीक्षा में पूछे गए एक प्रश्न पर गौर करते हैं। प्रश्न पूछा गया था, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2019 पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट की विषय वस्तु का नाम क्या था? वर्ल्ड अपार्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स इन एन एज ऑफ इनइक्वलिटी, द पावर ऑफ चॉइस, रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, अनफिनिश्ड बिजनेस, द परस्यूट ऑफ राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल, या फिर हाउ आवर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन गर्ल एट दिस डिसाइसिव एज। इसका सही जवाब था विकल्प बी। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोनोकार्पस मैंग्रोव के रोपण पर प्रतिबंध की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गोवा या फिर गुजरात? दूसरा प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा हर 2 साल पर जारी किया जाता है। भारत को साल 2023 में 40वीं रैंक हासिल हुई है। जापान का टोक्यो योकोहामा शीर्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए अब देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या प्रश्न किए थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, सुभाष चंद्र बोस, लॉर्ड कैनिंग। सही जवाब है विकल्प ए। दूसरा प्रश्न था, कॉफी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉफी बोर्ड एक सांविधिक संस्था है। यह कृषि मंत्रालय के तहत काम करता है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। उपर्युक्त में से सही कथन चुनना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। सही जवाब है विकल्प सी यानी केवल 1 और 3। यह वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करता है। विधि आयोग ने EFIR को फेज्ड मैनर में लागू करने की सिफारिश की है। इसकी शुरुआत ऐसे अपराधों से की जा सकती है जिनमें 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। विधि आयोग ने EFIR दायर करने के लिए एक केंद्रीय राष्ट्रीय पोर्टल के गठन की सलाह दी है। विधि आयोग के मुताबिक तकनीक में प्रगति के चलते संचार के साधनों में तेजी से वृद्धि हुई है। ऐसे में FIR दर्ज करने के लिए पुरानी व्यवस्था पर टिके रहना आपराधिक सुधारों के लिहाज से सही नहीं है। गौरतलब है कि EFIR FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का ही डिजिटल वर्जन है। इसमें व्यक्ति बिना पुलिस स्टेशन जाए अपराध की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। ये न्याय पाने का एक आसान तरीका है। इसके अलावा विधि आयोग ने पोक्सो एक्ट के तहत एज ऑफ कंसेंट में बदलाव न करने की सलाह दी है।
वर्तमान में भारत में एज ऑफ कंसेंट 18 साल है। विधि आयोग के मुताबिक एज ऑफ कंसेंट को कम करने से बाल विवाह और चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकना मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें कि विधि आयोग एक गैर सांविधिक संस्था है। इसे भारत सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के जरिए गठित किया जाता है। विधि आयोग कानून मंत्रालय द्वारा मुहैया कराए गए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को आधार बनाकर तमाम कानूनों पर रिसर्च करके अपनी रिपोर्ट पेश करता है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2022 में 22वें विधि आयोग का गठन किया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के रिटायर मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बेंगलुरु की झीलों में बड़े स्तर पर फिश किल के मामले सामने आ रहे हैं। 2022 में फिश किल के तकरीबन 17 मामले और 2023 में 16 मामले दर्ज किए गए। फिश किल का सरल मतलब है बड़ी संख्या में मछलियों की मौत। जब ये फिश किल के मामले बड़े स्तर पर सामने आ रहे हों तो इसका मतलब है कि झीलों के इकोसिस्टम की हालत खराब है। आमतौर पर फिश किल की घटना तब सामने आती है जब जल में घुली हुई ऑक्सीजन यानी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इसके चलते मछलियों का दम घुटने लगता है और दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम होने का कारण होता है बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में वृद्धि। बीओडी ऑक्सीजन की वो मात्रा है जो जल में मौजूद बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर यह संतुलन बना रहता है, लेकिन जब मानवीय गतिविधियों जैसे कि सीवेज आदि झीलों में पहुंचता है तो झीलों में पहुंचने से बीओडी की मात्रा ज्यादा हो जाती है। इससे जल निकाय में मौजूद अन्य जीवों जैसे मछलियों के लिए ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इस तरह बीओडी जल निकाय में प्रदूषण की मात्रा को मापने का काम भी करती है। इस खबर की अहमियत को समझना हो तो साल 2017 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर कर लेते हैं। सवाल पूछा गया था, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी, इसके लिए एक मानक मानदंड है। रक्त में ऑक्सीजन का स्तर मापना, वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऑक्सीजन स्तर का आकलन, जलीय प्रणालियों में प्रदूषण विश्लेषण या फिर ऊंचाई वाले क्षेत्र में ऑक्सीजन के स्तर का आकलन करना। सही जवाब है ऑप्शन सी। खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी के लिए जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम ने 2024 के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच और 2025 के लिए लॉन्ग टर्म P2I बैच शुरू किया है। दोनों कोर्स के लिए नए बैच की शुरुआत 22 सितंबर 2023 से हो चुकी है। इन दोनों कोर्स में एडमिशन लेने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। ये बैच हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किए गए हैं। अभी इन कोर्स में एडमिशन लेने का बहुत अच्छा मौका है। स्टडी IQ द्वारा सुपर लर्निंग डेज सेल चलाई जा रही है। सेल के दौरान इन कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे 2024 के लिए P2I कोर्स आपको केवल 26,999 रुपये में हासिल होगा। वहीं 2025 के लिए लॉन्ग टर्म P2I कोर्स 32,999 रुपये में मिलेगा। इस संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। 29 सितंबर को हर साल वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। 2023 के लिए इस दिन की थीम यूज हार्ट नो हार्ट रखी गई है। इस दिन को मनाने की शुरुआत एक NGO वर्ल्ड हार्ट फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बचाव के बारे में जानकारी मुहैया कराना है। यह दिन तंबाकू सेवन के नुकसान, अनहेल्दी डाइट और फिजिकली इनएक्टिव रहने के नुकसानों के बारे में भी बताता है। ये सभी हार्ट डिजीज से होने वाली 80% प्री मैच्योर डेथ्स के लिए जिम्मेदार हैं। आपको बता दें कि मानव शरीर में हृदय परिसंचरण तंत्र का भाग होता है। यह दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। यह थोड़ा सा लेफ्ट की ओर झुका होता है। हृदय बंद मुट्ठी के आकार का होता है। मानव हृदय में 4 कक्ष यानी 4 चैम्बर्स होते हैं जो तुलनात्मक रूप से छोटे और ऊपर की तरफ पाए जाते हैं। इन्हें आलिंद या आर्ट्रिया कहते हैं। वहीं 2 कक्ष तुलनात्मक रूप से बड़े होते हैं। इन्हें निलय या फिर वेंट्रिकल कहा जाता है। मानव हृदय शरीर में ब्लड को पंप करता है। इस क्रिया में यह शरीर के बाकी हिस्सों को ब्लड और ऑक्सीजन पहुंचाता है। हृदय 1 मिनट में तकरीबन 72 बार स्पंदन करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि भारत साल 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वे PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 118वें सालाना सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उद्योग क्षेत्र से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने का आग्रह किया है। जल्द ही उन्होंने भारत के एक एजुकेशन डेस्टिनेशन के तौर पर उभरने की उम्मीद भी जताई। गौरतलब है कि भारत साल 2014 में दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। जून 2023 के आंकड़ों के मुताबिक भारत की GDP ने $3.75 ट्रिलियन का आंकड़ा छू लिया है।
वर्तमान में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अभी क्रय शक्ति समता में भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर काबिज है। आपको बता दें कि अर्न्स्ट एंड यंग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत वित्त वर्ष 2028 में जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तब भारत की जीडीपी $5.2 ट्रिलियन के आंकड़े को छुएगी। अन्य वित्तीय संस्थाओं जैसे कि IMF और विश्व बैंक ने भी भारत की ग्रोथ रेट से अनुमान लगाया है कि 2030 तक भारत हर हाल में विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरेगा। इस टारगेट को पूरा करने के लिए भारत को 6.5 से 7% ग्रोथ रेट मेंटेन करना होगा। आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट का संबंध है नेपाल, भारत, बांग्लादेश, भूटान। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में वृद्धि तो डिसॉल्व ऑक्सीजन में कमी होगी। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में कमी तो डिसॉल्व ऑक्सीजन में भी कमी होगी। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में वृद्धि तो डिसॉल्व ऑक्सीजन में भी वृद्धि होगी, या फिर उपर्युक्त में से कोई भी सही नहीं है। आइए अब देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित मैंने क्या प्रश्न पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोनोकार्पस मैंग्रोव के रोपण पर प्रतिबंध की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गोवा या फिर गुजरात? सही जवाब है विकल्प डी। दूसरा प्रश्न था, वैश्विक नवाचार सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा हर 2 साल पर जारी किया जाता है। भारत को साल 2023 में 40वीं रैंक हासिल हुई है। जापान का टोक्यो योकोहामा शीर्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 2 ही कथन सही हैं। इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा हर साल जारी किया जाता है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।